हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भूगोल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो इसमें 35 प्रश्न हम करने वाले हैं। तो बिना देरी के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक अर्थात फादर ऑफ जियोग्राफी हम किसको कहते हैं? आपका आंसर होगा इरेटोस्थनीज को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो इरेटोस्थनीज को हम भूगोल के जनक के रूप में जानते हैं। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हेरोडोटस दिए गए हैं। तो हेरोडोटस के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया है कि विश्व के मानचित्र पर सबसे पहले देशांतर रेखा खींचने का जो प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया है? हेरोडोटस के द्वारा किया गया है। और सामान्य रूप से ये जो हेरोडोटस जी हैं इनको इतिहास का पिता के रूप में जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इरेटोस्थनीज। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे आपको भूगोल का जो पिता है वो आपका हिकेटियस को दिया गया होगा, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ये आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? आपका आंसर होगा वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे सौर मंडल दिया गया है। क्या दिया गया है? सौर मंडल दिया गया है। सौरमंडल किसको बोलते हैं? आप बोलोगे कि सौरमंडल सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करने वाले जो ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, पुछलतारे होते हैं, उल्काएं होती है, इन सब का जो समूह होता है उसको सौरमंडल कहते हैं। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको कि वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 8 ग्रह हैं। और पहले कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। तो जो 9वां ग्रह है अरुण वरुण यम, तो यम जो ग्रह है इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। कब रखा गया है? तो 24 अगस्त 2006 को इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कह रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? आपका सही आंसर होगा, उनको कहते हैं आपका उपग्रह। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। यानी अर्थात समझने के लिए, यानी किसी ग्रह के चारों ओर, तो ग्रह जो होते हैं, ग्रह के जो सामान्य रूप से हमारा ग्रह होता है, इस ग्रह के चारों ओर जो घूमते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो ग्रहों संबंधी जो नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आपका आंसर होगा केपलर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। ग्रहों संबंधी नियम केपलर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की? तो जब हम सौरमंडल की खोज के संदर्भ में बात करते हैं तो सौरमंडल की खोज कॉपरनिक्स के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? कॉपरनिक्स के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सौर मंडल की खोज की है किसने? कॉपरनिक्स ने। और सौर मंडल का जनक किसको माना जाता है? सूर्य को। जनक मानते हैं सौर मंडल का सूर्य को। और सौर मंडल की खोज की है किसने? कॉपरनिक्स ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सामान्य रूप से सौर मंडल का जो जन्मदाता है वो हम किसको मानते हैं? आपका आंसर होगा सूर्य को मानते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया। और ये आप जानते हैं कि वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या 8 है। तो और यहाँ पे सूर्य के संदर्भ में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सूर्य क्या होता है। सूर्य एक गैसीय गोला होता है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो हाइड्रोजन की मात्रा होती है कितनी? 71% सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा होती है, सर्वाधिक मात्रा हीलियम की होती है। और इसमें सर्वाधिक जो मात्रा है वो आपकी हाइड्रोजन की होती है। हाइड्रोजन की मात्रा होती है 71%। और हीलियम की मात्रा होती है कितनी? 26% हीलियम की मात्रा होती है। सामान्य रूप से क्या होता है सूर्य? तो ये हाइड्रोजन और हीलियम का गैसीय गोला होता है जिसमें हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम 26% होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को माना जाता। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो इन चारों में से तारा हम किसको कह सकते हैं? आपका आंसर होगा कि पृथ्वी क्या होती है? पृथ्वी ग्रह होता है, शुक्र ग्रह होता है, चंद्रमा
ये उपग्रह होता है। चंद्रमा किसका उपग्रह होता है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है, उसका नाम है चंद्रमा। तो यहाँ पे जो सूर्य है, ये सूर्य एक प्रकार का तारा होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है? यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? आपका आंसर होगा 8 मिनट। ऑप्शन सी बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। तो सामान्य रूप से जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी में आने में उसको कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। यहाँ पे 8 मिनट दिया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा? आपका सही आंसर है, सबसे दूर का ग्रह हो जाएगा आपका वरुण, जिसको नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह होता है बुध, और सबसे दूर का ग्रह होता है वरुण, और सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है? बृहस्पति होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और बृहस्पति ग्रह ये सबसे बड़ा ग्रह होता है। और सूर्य ये जो शुक्र है, इसको हम चमकीला ग्रह के रूप में भी जानते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। जबकि सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा होगा? बुध होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो जो बुध ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो एक चक्कर पूरा कितने दिन में पूरा करता है? आपका आंसर होगा 88 दिन में पूरा करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी का जो भूपटल है, क्रस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें प्रचुरतम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आपका आंसर होगा कि ये पाया जाता है आपका एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है या सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा होता है? आपका आंसर होगा कि सबसे चमकीला ग्रह है हमारे सौरमंडल में शुक्र। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो काल्पनिक अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि पृथ्वी की सामान्य रूप से दो प्रकार से गति करता है पृथ्वी। एक को बोलते हैं हम परिक्रमण काल, दूसरे को बोलते हैं परिभ्रमण काल। तो दो प्रकार से पृथ्वी क्या करता है? गति करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका घूर्णन, रोटेशन। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी ये किस प्रकार होती है? आपका आंसर होगा कि ये झुकी हुई होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तब आपका आंसर होगा कि अपने अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी 23.5 डिग्री। और जब आपसे पूछे कि पृथ्वी अपने कक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तब आपका सही आंसर होगा कि 66.5 डिग्री ये अपने कक्ष पर झुकी हुई है। और अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अगला पॉइंट पृथ्वी के संदर्भ में आपको क्या ध्यान रखना है कि पृथ्वी की जो आकृति है वो किस प्रकार की होती है? लद्वाक्ष होती है, या फिर आप इसको जियोल्ड के नाम से भी जानते हैं। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि पृथ्वी दो प्रकार से क्या करता है? गति करता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। और इस दो प्रकार की गति में से हम एक गति को बोलते हैं हम क्या? एक गति को बोलते हैं हम परिभ्रमण गति। एक को बोलते हैं परिभ्रमण गति, और दूसरे को बोलते हैं हम क्या? परिक्रमण गति। एक परिभ्रमण गति होती है, दूसरी परिक्रमण गति होती है। तो ये जो परिभ्रमण गति है इसको बोलते हैं हम क्या? घूर्णन गति बोलते हैं इसको। और चलिए, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से होता है? तब आपका सही आंसर होगा परिक्रमण गति से। ऋतु जो परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन का संबंध किससे होता है? परिक्रमण गति से। और दिन रात का संबंध पृथ्वी की किस गति से होता है? तब आपका सही आंसर होगा परिभ्रमण गति से, अर्थात घूर्णन गति से। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? आपका आंसर होगा विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है आपका नेपाल में। नेपाल में कौन सा पर्वत शिखर है सबसे ऊंचा? कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे अवस्थित है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है ये आप जानते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चलिए ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना
करना है तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, आपका आंसर होगा 78% पाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि वायुमंडल किसको बोलते हैं, हमारे चारों ओर उपस्थित गैसों का जो समूह होता है उसको हम वायुमंडल बोलते हैं। और हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसें होती है, जैसे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बाद CO2 गैस होती है। तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होता है कितना, 78% होता है। ऑक्सीजन होता है आपका 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी होती है हमारे वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त जो अक्रिय गैसें भी हमारे वायुमंडल में मौजूद होती है, तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस होगी, आपका आंसर है आर्गन होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, आपका आंसर होगा नाइट्रोजन मिलती है। और नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो 78% या फिर 78% बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है, आपका सही आंसर होगा सर्वाधिक जो स्थायी तत्व है वो आपका जल वाष्प होता है। और जल वाष्प की जो मात्रा है हमेशा वायुमंडल में वो कितना होती है, 4% जल वाष्प सदैव मौजूद होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। तो हमारे वायुमंडल की सबसे जो निचली परत होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, आपका आंसर होगा उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल या फिर उसको ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, वायुमंडल किसको बोलते हैं कि हमारे चारों ओर उपस्थित गैसों का जो समूह होता है उसको हम वायुमंडल बोलते हैं। और वायुमंडल की सामान्य रूप से कितनी परतें होती है, 5 परतों में वायुमंडल को विभाजित किया गया है। तो सबसे नीचे जो परत होती है हमारी, हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं थोड़ा सा कि ये 5 परतें हैं। सबसे नीचे होती है हमारी क्या, क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है आपका समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है आयन मंडल, फिर होता है बाह्य मंडल। ये 5 परतें होती है। ये होता है आपका सबसे नीचे वाली जो मंडल, ये होगा हमारा ट्रोपोस्फियर, इसको बोलेंगे ट्रोपोस्फियर, इसको बोलेंगे स्ट्रेटोस्फियर, इसको बोलेंगे मीजोस्फियर, इसको बोलेंगे आयनोस्फियर, इसको बोलेंगे एक्सोस्फियर। तो चलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी होती है, आपका आंसर है सुपीरियर झील होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा, आपका सही आंसर है एंजिल जलप्रपात। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है, आपका आंसर है मृत सागर। ये सबसे गहरा स्थल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है। तो विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी, आपका आंसर है कैस्पियन सागर। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये आप जानते हैं कि वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। और इन 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप होता है। अफ्रीका महाद्वीप ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। और सबसे छोटा महाद्वीप होता है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद होता है यूरोप। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे छोटा महाद्वीप होता है ऑस्ट्रेलिया। और वर्तमान समय में महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। चलिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है, आपका सही आंसर है प्रशांत महासागर। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व के पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो सर्वाधिक जो घनत्व है वायुमंडल का वो किस स्थान पर होता है, किस मंडल में होता है, आपका आंसर है ये होता है आपका क्षोभ मंडल में, जिसको ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जानते हैं, संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं, विक्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि मौसम संबंधी घटनाएं ये किस मंडल में घटित होती है, तब आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल में। संपूर्ण मौसम संबंधी जो घटनाएं जैसे वर्षा हो गया, आंधी हो गया, ये जो घटनाएं होती है ये क्षोभ मंडल से संबंधित होती है। समताप मंडल में
क्या होती है, हमारी जो ओजोन परत है समताप मंडल के नीचे और क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या होता है, आपका आंसर होगा ग्रीनलैंड द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ पे अवस्थित है, आपका सही आंसर होगा दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नील नदी कहाँ गिरती है। तो नील नदी ये गिरती कहाँ है, इसका मुहाना कहाँ होता है नील नदी का, आपका आंसर होगा नील नदी गिरती है आपका भूमध्य सागर में, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी कौन सी नदी, नील नदी। और ये जो नील नदी है इसको हम अफ्रीका या फिर मिस्र की देन के नाम से भी जानते हैं। मिस्र की देन अफ्रीका महाद्वीप में ये नदी बहती है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ये जो नील नदी है ये दो नदियों से मिल करके बनी हुई है, एक है श्वेत नील, दूसरी है नीली नील। श्वेत नील और नीली नील से मिल करके कौन सी नदी बनी हुई है, नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी नील नदी, दो नदियों से मिल करके बनी हुई है, अफ्रीका महाद्वीप में ये नदी बहती है। चलिए, और भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो आपकी यहाँ पे गंगा नदी है। इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, गौमुख से। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे चौड़ी नदी यानी विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, आपका आंसर है अमेजन नदी। ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, जबकि नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी होती है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो सबसे अधिक मात्रा में गर्म ग्रह कौन सा होता है सौरमंडल का, आपका आंसर होगा शुक्र ग्रह होता है। अब शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह क्यों होता है, जबकि सूर्य के नज़दीक का जो सबसे ग्रह है, सूर्य के नज़दीक का जो ग्रह है वो कौन सा है, सूर्य के नज़दीक होता है आपका बुध ग्रह, सबसे नज़दीक होता है सूर्य के। लेकिन बुध को सबसे अधिक मात्रा में गर्म होना चाहिए था, लेकिन बुध गर्म ना होकर के सबसे गर्म ग्रह है आपका सूर्य। तो सूर्य गर्म क्यों है, क्योंकि जो सूर्य ग्रह है उस पर CO2 की लेयर पाई जाती है, CO2 की परत पाए जाने के कारण शुक्र ग्रह जो है ये सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, गर्म ग्रह होता है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन हम किस ग्रह को कहते हैं, आपका आंसर होगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है कि ये पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं हम शुक्र को, और शुक्र के संदर्भ में और जो जानकारी है इसको हम सौंदर्य देव के नाम से भी जानते हैं। सौंदर्य देव वाला ग्रह किसको बोलते हैं, सौंदर्य देव ग्रह, तो शुक्र को बोलते हैं। प्रेशर कुकर वाला ग्रह हम किसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह को बोलते हैं। और आकार एवं भार में ये पृथ्वी की समानता के कारण इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन भी इसको बोलते हैं। शुक्र ग्रह को यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं, इसको यूनानी भाषा में बोलते हैं इसको कास्फोरस, अर्थात इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो ये तमाम जो जानकारी है ये शुक्र के संदर्भ में आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे भूगोल से संबंधित। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।